ठीक है भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स के दो हिस्से अपन ने देख लिए थे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। मेड्यूला किस जर्म ले से डिराइव हो रहा था? एक्टोडर्म। और कॉर्टेक्स मीसोडर्म से। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स की बात करेंगे। अब दो हॉर्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल मेड्यूला से। एपिनेफ्रिन, जिसको और किस नाम से जानते हैं? एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये दो हॉर्मोन्स है हमारे पास, एपिनेफ्रिन या जिसे कहते हैं एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन। अब सबसे पहले इनके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, केमिकली ये कैसे हॉर्मोन्स हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। पहला फीचर आपको पता होना चाहिए, केमिकली ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हॉर्मोन्स के रूप में भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं। सवाल आ जाए, ऐसा केमिकल जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में काम करेगा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। फर्क ये होता है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन तो ये हो गया कि जब ये ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं तो ये हार्मोन्स के रूप में काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर अगर ये सर्कुलेट हो रहे हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। दोनों सेम काम करते हैं, हल्का सा फर्क ये है, हार्मोन के रूप में ज्यादा इफेक्टिव एपिनेफ्रिन होता है और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ज्यादा इफेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन होता है। लेकिन दोनों किसके रूप में काम करते हैं? हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होंगे? टायरोसिन अमीनो एसिड से डेरिवेट होते हैं। स्ट्रक्चर में इनके एक रिंग होती है, इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं? कैटेकोलमीन्स कहते हैं, या इनको हम बायोलॉजिकल एक्टिव अमीन्स के रूप से नाम से भी जानते हैं। तो कौन से अमीनो एसिड से बन रहे हैं? टायरोसिन, हार्मोन के रूप में भी काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी, और ये बायोलॉजिकल एक्टिव अमीन्स कहलाते हैं, या इनको क्या कहते हैं? कैटेकोलमीन्स। लिखेंगे पॉइंट्स, पहले तो लिख लेंगे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। एपिनेफ्रिन और नॉर, इनका सिक्रीशन वो एसीटीएच कंट्रोल कर रहा है क्या? इन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने का सिग्नल कहां से आता है? एसीटीएच। एसीटीएच केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कर रहा था, डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट ये रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिए दोनों नाम, फिर लिख लेंगे ठीक है, दो नाम, ये पॉइंट दिखा रहा हूं मैं साथ में, ले एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, दे आर डिराइव फ्रॉम टायरो, यार दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। हाँ, बस इसके बाद ये लिखना है, ये मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट, ये लिख देना दोनों। दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स ब्रैकेट में डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है ब्रैकेट में डिराइव फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। Next point, they function as both hormones as well as neurotransmitters. They function as both
function as both hormones as well as neurotransmitters. Hormones as well as neurotransmitters. Next point, also called as catecholamines or biological active amines. फिर next, also called as catecholamines or biological active amines. Next point, their secretion is directly under the control of sympathetic nervous system. Their secretion is directly under the control of sympathetic nervous system. And these hormones are secreted during emergency conditions. And these hormones are secreted during emergency conditions. इसलिए अपन ने इनको क्या कहा था, 3F हॉर्मोन्स. फ्राइट, फाइट, फ्लाइट. भागना, उड़ान. मतलब वैसे तो फ्लाइट का मतलब लिटरल टर्म तो उड़ान है, बट यहां पे भागना, दौड़ना. मतलब हाँ, फ्राइट, डर, फ्राइटनिंग. फ्राइट स्लैश फियर लिखा है ना. ठीक है. फिर इनके फंक्शंस, ऐसा जब सुबह सुबह आईने में देखते हैं तो एकदम डर लगता है. ठीक है. अब इनके फंक्शंस, भाई सब बढ़ाएंगे. हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी या डायलेट? प्यूपिल डायलेट, फैलेगी.
ठीक है, ये सारे फंक्शंस इमरजेंसी कंडीशन में कौन करेंगे? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, अलर्टनेस, स्वेटिंग इंक्रीज करेंगे, पाइलोरेक्शन, प्यूपिल डायलेट करेंगे, और मसल में ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे ताकि ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ सके, क्योंकि आपको एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज देगा। और कौन से ब्लड वेसल्स को फैलाएंगे, डायलेट किसको करेंगे? हार्ट, ब्रेन और मसल्स, क्योंकि यहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है, और स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के ब्लड वेसल्स को कौन सी करते हैं। इसे अब डर लगता है तो गला सूखता है, क्योंकि सलाइवेशन एकदम कम हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। वो लिख दिया हमने, वो कैसे बढ़ जाती है। अभी अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन देखते हैं, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना, तो ये सारे के सारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में अपने न्यूरॉन्स को पेनिट्रेट करके रखते हैं। सिंपैथेटिक का, जैसे जब आप रिलैक्स कंडीशन में हो, जब आप आराम से तसल्ली से ऐसे बैठे हुए हो सोफे पे, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। किसके थ्रू? एसिटाइल कोलिन के थ्रू। और उस दौरान वो सारा सलाइवेशन, पेरिस्टाल्सिस, गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है थ्रू एसिटाइल कोलिन। ये सब इसलिए जब आप आराम से तसल्ली से बैठे हो तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं करता। सिंपैथेटिक किसके थ्रू काम करता है? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन के थ्रू। ये जब पेनिट्रेट मैसेज डालते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम कर रहे हैं और हार्मोन्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सब जूसेस के सिक्रीशन को इनिबिट कर देंगे। इनिबिट कर देंगे तो आपको स्वेटिंग और सलाइवेशन कम हो जाएगा, मतलब सलाइवेशन कम हो जाएगा। इस टेस्ट में हमें क्या आ रहा है? सब। रोंगटे खड़े हो जाना, गूस बम्स। टेक्निकल टर्म पाइलो इरेक्शन है। पाइलो इज हेयर, और मतलब मतलब ये मतलब क्या कहते हैं इसको स्लैंग के टर्म्स में? गूस बम्स। ये कि आप पर विश्वास नहीं है। यहाँ पे तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी। हाँ, बेटर न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब ज्यादा, दोनों काम एक करते हैं, लेकिन हार्मोन के रूप में ज्यादा इफेक्टिव एपिनेफ्रिन, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ज्यादा प्रभावी नॉर एपिनेफ्रिन। एसिटाइल कोलिन तो सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन हार्मोन के रूप में कब काम करता है? नहीं, ब्लड में कहां मिलेगा आपको? एसिटाइल कोलिन इज एक्ट्स ओनली एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, इसलिए। ठीक है, ले लूं आगे? डन। अब अपने पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सारे के सारे हार्मोन्स केमिकली क्या होंगे? स्टेरॉइड्स होंगे। हमारे बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर है,
बायो फोर्टिफिकेशन में जब आप प्लांट्स की ब्रीडिंग करते हो ताकि उनमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी, प्रोटीन अमाउंट्स, फैट या विटामिन अमाउंट को बढ़ाया जा सके, उसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायोटिन में विटामिन होता है B7 अब कहते हैं अपन। बायोटिन एक विटामिन है जो कार्बोक्सिलेसेस एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में यूज होता है, कार्बोक्सिलेस एंजाइम के कोफैक्टर के लिए। ठीक है, हार्ट, ब्रेन, स्केलेटल मसल्स हो गई, वैसो कंस्ट्रिक्शन, स्किन और एलिमेंट्री कैनाल, डन। अब नेक्स्ट तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स क्या होंगे? स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे। अब इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 हिस्से होते हैं। जोना पेल्यूसिडा, शाबाश। और GFR याद रखना, जी बाहर वाला होगा ग्लोमेरुलोसा, इरशाद इरशाद। ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन्स निकलते? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ये 21 कार्बन के स्टेरॉइड हैं। इसमें सबसे कॉमन एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी C21 स्टेरॉइड्स है, 21 कार्बन के। इसमें सबसे कॉमन कॉर्टिसोल, स्टेरॉइडल नेचर का है। कॉर्टिकॉइड जहां पर भी है मतलब वो केमिकली स्टेरॉइड्स हैं। कैसे हो गया मतलब? काम अलग चीज, केमिकली अलग नेचर है ना। इन ये है क्या नेचर इसका? स्टेरॉइड है। कॉर्टिसोल अल्कोहल डेरिवेटिव है ये स्टेरॉइड। नहीं, काम अलग, तो काम से उसका केमिकल नेचर का क्या लेना देना? किसके लिए? किसके लिए बताओ तो सही आप। शुगर लेवल कम, ब्लड में शुगर लेवल कम करने के लिए इंसुलिन काम करता है। और कौन सा हार्मोन काम? वो खुद प्रोटीन हार्मोन है, काम शुगर को कम करने के लिए कर रहा है। हाँ तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है। ये कहां काम शेम हुआ इसका? ये शुगर, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ब्लड में शुगर बढ़ाएगा ये ग्लूकागॉन की तरह। हाँ तो काम साथ में अगर एक जैसा कर सकता है तो उससे क्या फर्क पड़ा है? केमिकली तो अलग चीज हो सकती है ना दोनों।
ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है मिनरल कॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ये क्या काम करेगा? मिनरल कॉर्टिकॉइड ये किडनी से सॉल्ट और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। किडनी से, और उसमें भी मेनली डीसीटी से सॉल्ट वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। और सिक्रीट एक्सक्रीट किसे करेगा? H प्लस, K प्लस और फॉस्फेट्स को। तो यूरिन में H प्लस, K प्लस फॉस्फेट्स को एक्सक्रीट करेगा और H प्लस को एक्सक्रीट करेगा। इसका मतलब अगर सवाल आ जाए यूरिन को एसिडिक बनाने में किस हार्मोन का काम है, तो एल्डोस्टेरॉन। और रीएब्सॉर्ब किसको करेगा? सॉल्ट और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। मतलब शरीर में आयनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस को बनाए रखने में एल्डोस्टेरॉन। लिखेंगे पहला मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन। पहला, स्टिम्युलेट्स रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। Stimulates reabsorption of water and salts from DCT of nephrons. Reabsorption from DCT of nephrons. DCT of nephrons. फिर also next point, promotes excretion of H plus, K plus and phosphates in urine. Promotes excretion of H plus, K plus and phosphates in urine. ब्रैकेट में लिखेंगे मेक्स द यूरिन मोर एसिडिक। ब्रैकेट में मेक्स द यूरिन मोर एसिडिक। और आखिरी में maintains water balance, osmotic balance and ionic balance. Maintains water balance, osmotic balance and ionic balance. वाटर बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस, ये सारा है आपके पास एल्डोस्टेरॉन। अब हमारा जीवन रक्षक हार्मोन मतलब लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोल। मतलब कॉर्टिसोल आपके शरीर का एक ऐसा हार्मोन है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप चाहोगे कि वो आपके शरीर में बहुत कम सिक्रीट हो। अ हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, बट अ हार्मोन विच यू वुड लाइक टू नॉट बी सिक्रीटेड मोर। ऐसा कैसे? मतलब बहुत जरूरी है लेकिन आप चाहोगे कि बहुत कम हो या बहुत कम से कम सिक्रीट हो। नहीं नहीं है, यहां पे वो लॉजिक नहीं लग रहा। ऐसे
छोटा भी हमारे पास ऐसे रिसेंटली एक्सीडेंट होते हैं हुए, जब आप एक्सीडेंट होता है तो कुछ सेकंड से कुछ मिनटों तक आपको किसी दर्द का एहसास नहीं होता। जब आप ऐसे गिरते हो या बोलते हो, आपसे आगे पूछता है क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा। फिर ऐसे मिनट डेढ़ मिनट बाद पता चलता है हाँ यहां हुआ, यहां इधर दर्द हुआ। इसका मतलब शुरुआत के कुछ सेकंड्स या मिनटों तक आपको कोई पेन महसूस नहीं होता। किस हार्मोन के कारण? कॉर्टिसोल के कारण। मतलब ये पेन को तो रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये एनाल्जेसिक है, या एनाल्जेसिक तो हम नहीं कहते, इसे हम कहते हैं एंटी इंफ्लामेटरी। एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है। तो इसका मतलब आप जीवन में चाहोगे क्या कि आपको तनाव हो, आप खतरे में रहो, दुर्घटनाग्रस्त हो? नहीं चाहोगे ना। लेकिन फिर भी हो सकता है, तनाव आदमी को आता ही है, दुर्घटना भी आदमी के साथ होती ही है, आदमी को इंजरी भी होती है। तो उस दौरान जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? लेकिन सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आप चाहोगे कॉर्टिसोल। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस है। आप चाहोगे कि इसकी जरूरत ना पड़े। मतलब बॉडी को खतरे से उबारने के लिए, बॉडी में अगर कोई फिजिकल पेन, इमोशनल दर्द का तो कोई तोड़ नहीं है, वो दर्द का है खत्म नहीं होता, वो तो नहीं होता, वो उसके में कॉर्टिसोल भी कुछ नहीं कर सकता। बट फिजिकल पेन को रिड्यूस करने में कौन काम करता है? कॉर्टिसोल। डेंजर मतलब जो इमरजेंसी कंडीशन से बॉडी को उबारने में कौन काम करता है? कॉर्टिसोल काम करेगा। इसलिए कहते हैं, मतलब एक तो इसका इफेक्ट ये, दूसरा आपका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है शुरुआत का, इसलिए कहते हैं ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज ब्रेकफास्ट। कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। आपका आधा मूड स्विंग्स जो है, आपका आधा मेटाबॉलिज्म जो है, आपका आधा जो पूरे दिन का जो आपका माहौल है, मूड, मतलब आपका पढ़ने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब पहली मील पे निर्भर करता है। मील मतलब हाँ, क्या आप ब्रेकफास्ट कितना अच्छा ले रहे हो, कितना अच्छा नहीं ले रहे हो, इसका सिंपल सा रिलेशन है कॉर्टिसोल से। देखो कॉर्टिसोल का है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब इसका एक इफेक्ट तो है कि ये किसको प्रमोट करता है? ग्लूकोजेनेसिस। क्या होता है? कुछ नहीं होता, ग्लूकोनियोजेनेसिस था। क्या मतलब था ग्लूकोनियोजेनेसिस का? नए तरीके से ग्लूकोज का बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, इसका मतलब यू आर लो ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। आपने ब्रेकफास्ट मिस किया, आपके खाने में अगेन कौन सी कंडीशन है? अलार्म बेल्स। बॉडी किस में आ गई? स्ट्रेसफुल कंडीशन में। आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपका बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में आ गया। क्या निकालेगा? कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल बोलेगा यार इसने तो ब्रेकफास्ट किया नहीं, ग्लूकोज इसके पास है नहीं। अब वो क्या करेगा? वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा, वो लैक्टेट से पूछेगा, वो ग्लिसरॉल से पूछेगा, भाई हम क्या करते, कुछ मिला मिलू कर इसको ग्लूकोज सप्लाई करते ताकि इसका काम चलता रहे। अब आदत हमारी क्या है? ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं, और फिर हम ऐसे जानवरों की तरह लंच और डिनर खाते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट आपने किया नहीं, फिर भूख लगती है। और अब आप समझो, आपके सिस्टम ने इमरजेंसी से, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में इधर उधर से जुगाड़ कर करके तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए ग्लूकोज, और उसको यूज करने लग गए। अब आपने लंच में आपने खाया भर भर के खाना, या डिनर जब भी खाया, और फिर सो गए या पड़े रहे, फिर क्योंकि सारी फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी दिन में 6 घंटे की क्लासेस तो हो गई, जितना फ्यूल चाहिए था ब्रेन को, जितना मसल्स को चाहिए था, वो तो उसने कॉर्टिसोल के द्वारा, जुगाड़ के द्वारा ले लिया। अब आपका शुगर रिजर्व यूज ही नहीं आ रहा, भूख तो आपको खा तो रहे, अब वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अब वो कंज्यूम होगा नहीं, वो होगा नहीं तो वो इंसुलिन को काम करना पड़ेगा जबरदस्ती, और वो क्या करेगा? फैट बनाएगा। और ये हम कहते हैं ना, बैठे बैठे पढ़ के मोटे, ये वेट बढ़ने लग जाता है, ये सब बढ़ने लग जाता है। क्यों? हाँ हाँ, ये मैं ऐसे एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं कंसिस्टेंटली, अगर आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर कंसिस्टेंटली आप योर स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड यू आर हैविंग अ हाई लंच और डिनर वाला डाइट जिसमें दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका मेजर कारण कॉर्टिसोल है, क्योंकि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो कॉर्टिसोल ही काम करता है। तो एक काम तो ये, दूसरा काम हमको पता चल गया, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेन रिड्यूस कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कॉर्टिसोल से नुकसान क्या है?
इम्यूनो सप्रेसेंट, ये WBC प्रोडक्शन को क्या करता है, कम करता रहता है। इसलिए हमने पढ़ा भी था, नहीं आपने भी नहीं पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं अपन, एलर्जी होती है या ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये धीरे धीरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर भी करता है। तो एक तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। अब ग्लूकोज बनाएगा कैसे, प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटियोलाइसिस, लिपिड को तोड़ेगा, लिपोलाइसिस। तो एनसीईआरटी में पहला फंक्शन तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ये है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस। दूसरा एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि ये अमीनो एसिड्स के यूटिलाइजेशन और अपटेक को इनहिबिट करता है। इसका मतलब ये बॉडी को तनाव के लिए तैयार कर रहा है। तनाव का मतलब इसको पता चल गया जहां पर भी इंजरी होगी, डैमेज होगा, तो वहां पर मुझे अमीनो एसिड्स रिपेयर के लिए भेजने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सेल्स के द्वारा अमीनो एसिड्स के अपटेक को रोकता है, उनको ब्लड में सर्कुलेट करवाता है ताकि रिपेयर करने के लिए जल्दी से जल्दी भेजा जा सके। तो दूसरा फंक्शन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इट इनहिबिट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इट यूटिलाइजेशन। तीसरा, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस हो या किडनी फंक्शंस हो, उनके लिए यह जरूरी है, उनको मेंटेन करेगा। फिर अपन ने देख लिया पेन को कम करता है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी है, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। और किसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। 3 हार्मोन से जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल और इरेथ्रोपोएटिन। लिखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल। फंक्शंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या और रोहित जी, कौन खाना नहीं खा रहा है? लिखो लिखो, पहला फंक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। ये कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। टिल टॉट, तो टिल टॉट में ये आएगा। टिल टॉट लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी कहां लिखी है, ये बोर्ड पे, टिल टॉट। टिल टॉट, ठीक है। प्रमोट्स या स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। सेकंड, inhibits cellular uptake of amino acids and its utilization. Inhibits cellular uptake of amino acids and their utilization. Next, maintains cardiovascular and kidney functions. Maintains cardiovascular and kidney functions. Next, stimulates RBC production. Stimulates RBC production. Next, anti-inflammatory. Anti-inflammatory मतलब ब्रैकेट में reduces pain. Anti-inflammatory मतलब ब्रैकेट में reduces pain and acts as an immunosuppressant. Acts as an immunosuppressant.
फिर तीसरा आ जाते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, नाम ही सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है उनका, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स डेवलप करने में काम करते हैं। तीसरा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेशन ऑफ या रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसका मतलब अब जो ये एड्रीनल ग्लैंड्स अपन ने पढ़े हैं, इस एड्रीनल ग्लैंड्स को अपन 4S ग्लैंड कहते हैं। क्यों? शुगर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, सॉल्ट बैलेंस को और स्ट्रेस को। तो एड्रीनल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? 4S ग्लैंड। ठीक है, ले लूँ आगे। अब लिख लोगे शुगर, सेक्स, सॉल्ट और स्ट्रेस। अब देखो, वैसे तो आपको इन डिजीज के नाम पता होने चाहिए, सिम्टम्स में लिख तो दूंगा लेकिन सिम्टम्स तक कोई नहीं पूछता। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी? एडिसन्स डिजीज। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होगा तो कशिंग्स डिजीज। और अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होगा तो कॉन्स डिजीज। देखो, सिम्टम्स आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर एडिसन डिजीज है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो रही है, कमी होगी तो आपके पास वेट लॉस होगा सबसे पहले। दूसरा, आदमी स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो अगर मतलब मैंने यहां पे इसका सिम्टम बेसिकली होता है वेट लॉस, यहां पर वेट गेन,
ये बफेलो हम्प मतलब? हाँ, नहीं गोल, गोल मटोल नहीं होता है, अजीब सा। क्या क्या? किसका जैसा? बफेलो हम्प, फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ मतलब आपने समझे, स्ट्रेस इज अ टेक्निकल टर्म। नहीं नहीं, हाइपर टेंशन है वो, मतलब वो ब्लड, हाइपर टेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है वो। आ, ठीक है, अच्छा अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स फीमेल्स में ज्यादा हो जाएं तो उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, एड्रिनल वेरिलिज्म। और अगर मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हो जाएं तो ब्रेस्ट डेवलप होता है, जिसे कहते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया कौन सा सिंड्रोम का सिम्टम था? टर्नर का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ठीक है, अब नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोडर्म से डिराइव होगा, कहां मिलता है? ट्रैकिया के आगे। ट्रैकिया के आगे मतलब ट्रैकिया के दोनों तरफ बायलोब्ड होता है और दोनों लोब्स आपस में इस्थमस से जुड़ी रहती हैं। तो ले रहा हूं नेक्स्ट। हाँ बता रहा हूं। लार्जेस्ट ऑर्गन, हाँ लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर नहीं होता, स्किन होती है। ग्लैंड लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। ठीक है, एंडोडर्म से डिराइव होगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ट्रैकिया के आगे की तरफ या एंटीरियर होगा और दोनों लोब्स आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। एच शेप स्ट्रक्चर होगा या बटरफ्लाई शेप है। दो हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, कौन कौन से? पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। थायरोक्सिन तो हो गया, अरे वो थायरोक्सिन ही तो है, थायरोकैल्सीटोनिन। ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है घटाता है? कम करता है, बढ़ाने वाला पैराथायराइड। अब देखो यहां तक लिखो फिर हम देखेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड बना होता है ऐसे फॉलिकल से, और फॉलिकल्स के साथ साथ कौन सी टिश्यूज होती हैं? स्ट्रोमल टिश्यूज, उसकी मैट्रिक्स। अब ये जो है दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे। एक तो थायरोक्सिन है जो कैसा हार्मोन है? आयोडो हार्मोन, केमिकली आयोडो हार्मोन है लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन स्टेरॉयड हार्मोन जैसा होगा। और दूसरा होता है थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन को टीसीटी कहते हैं। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, 32 अमीनो एसिड से बना होता है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करेंगे और ये
उनके सराउंडिंग पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। ठीक है, लिखेंगे पहला तो पॉइंट, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues is composed of follicles and stromal tissues फिर नेक्स्ट पॉइंट, टू हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। टू हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ये लिख लेंगे दोनों। थायरॉक्सिन है जो आयोडो हार्मोन है, फॉलिकुलर सेल से निकलेगा, और थायरोकैल्सिटोनिन पेप्टाइड हार्मोन है 32 अमीनो एसिड का, पैराफॉलिकुलर या सी सेल से निकलेगा। अब देखो ये थायरॉक्सिन बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो लिख लिए दोनों दोनों हार्मोन्स। तो अब मैंने उदाहरण के तौर पे ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है, ये एक फॉलिकुलर सेल्स है, ये उनके अंदर न्यूक्लियस है। अब होता क्या है, हर फॉलिकुलर सेल के अंदर एक पहले से एक प्रोटीन पाया जाता है, और ये थोड़ा हेलिकल शेप का प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन। तो थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है। थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन से सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। अगर आप इस प्रोटीन को स्टडी करो, मैं बाहर यहां निकालूं, तो इस थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन में बहुत सारे कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, टायरोसिन। अब इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं है, ये थायरोग्लोब्यूलिन टूटता है और टूटकर थायरोक्सिन बनाएगा। कैसे? जैसे ही इन सेल्स के अंदर आयोडीन आया। अब देखो आयोडीन दो रूप में आ सकता है, या तो I2 के रूप में या आयोडाइड I- के रूप में। ठीक है, दोनों फॉर्म्स आ सकते हैं हमारे पास आयोडीन के, I2 भी आ सकता है, I- भी आ सकता है। अब होता क्या है, जैसे ही दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन क्या है कि जब ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन से इंटरैक्ट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दो I2 मॉलिक्यूल्स टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और जब ऐसा होगा तो आपके पास क्या बनेगा, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन।
टेट्रा आयोडोथायरोनिन का मतलब है आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल। दो I2 रिएक्ट कर रहे हैं तो एक टेट्रा आयोडोथायरोनिन बन सकता है, या कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक I2 और एक I माइनस टायरोसिन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? T3। दोनों का सेम काम है, बस एक पॉसिबिलिटीज है। या तो दो I2 के मॉलिक्यूल्स टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ेंगे, थायरोग्लोबुलिन टूटेगा और कौन सा थायरोक्सिन बनेगा? T4। या एक I2 एक I माइनस टायरोसिन के साथ जुड़ेगा, फिर ये थायरोग्लोबुलिन टूटेगा और कौन सा किस तरह का थायरोक्सिन बनेगा? ट्राई आयोडोथायरोनिन। जनरली बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में T4 बनता है, कम मात्रा में T3 बनता है, काम दोनों का सेम है। बस पॉसिबिलिटी है कि दो I2 के साथ अगर टायरोसिन जुड़ गया तो T4 बन गया, एक I2 एक I माइनस के साथ टायरोसिन जुड़ा तो T3 बना। दोनों का मोड ऑफ एक्शन, दोनों को थायरोक्सिन कह सकते हो। फिर भी अगर कभी सवाल मतलब आपसे वाइवा में पूछ ले कि T3 T4 में से थायरोक्सिन किसे कहा जाता है, तो T4 को, क्योंकि ये ज्यादा सीक्रेट होता है और कुछ नहीं है। T4 को क्यों कह रहे हैं? काम तो T3 भी वही करता है जो T4 करता है, लेकिन ब्लड में ज्यादा मात्रा में आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? T4। इसलिए थायरोक्सिन इज टिपिकली T4, बट T3 इज ऑल्सो फंक्शनली सिमिलर टू थायरोक्सिन। तो इसका मतलब थायरोक्सिन का बायोसिंथेसिस किसके टूटने से बन रहा है? थायरोग्लोबुलिन के टूटने से। और किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। तो हेडिंग मतलब यहां हेडिंग डाल देंगे थायरोक्सिन और फिर लिख लेंगे थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड thyroxine is synthesized by breakdown of the protein thyroglobulin. Is synthesized by breakdown of thyroglobulin protein. और ब्रैकेट में लिख लेंगे and requires iodine. And requires iodine. फिर नेक्स्ट पॉइंट, थायरोक्सिन exists in two forms. Thyroxine exists in two forms, T3 and T4. T3 and T4. T3 है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। विदाउट आयोडीन फिर आयोडो और थायरोक्सिन नहीं बनेगा। आपसे पूछ लिया था थायरोक्सिन को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स चाहिए काम करने के लिए या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स चाहिए? इंट्रासेल्युलर, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन स्टेरॉइड हार्मोन्स के जैसा होता है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कि आयोडीन थायरोक्सिन के दो फॉर्म्स है। अब थायरोक्सिन का काम क्या है, तो अब नेक्स्ट आएगा फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। सबसे पहले तो अपन ने कहा था कि फिजिकल ग्रोथ के लिए मेन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन था, लेकिन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बेहतर काम करता है। थायरोक्सिन की प्रेजेंस में ही एपिनेफ्रिन अपना इफेक्ट बेहतर रूप से दिखा सकता है। दूसरा, थायरोक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसको इंक्रीज करके रखना? BMR। इसकी आज तक मेरे को सही डेफिनेशन कोई मतलब मेरे को समझा, BMR का मतलब क्या होता है?
बेसल का मतलब आधारीय, मिनिमल, मूलभूत। बीएमआर का मतलब बताइए चिराग जी। वो कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आपने ऐसा कर लिया कि वो कोशिश भी नहीं करेंगे अब। चिराग जी कोशिश कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और गलत अगर जो हंसा है सबसे पहले उस पर सवाल पूछूंगा उसको मैं। कोशिश करो। नहीं पता, कौन कोशिश करेगा? बताओ। मतलब निकल तो गए घर से, पहुंच नहीं पा रहे। वापस बोलिए पृथ्वी जी, आप खुद ही को लगेगा मैंने क्या बोला। अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा था। मतलब रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, और रेस्पिरेशन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या था? एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाने के लिए किसको खपाना पड़ेगा? मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमारे, वो सब जोड़ दो, ऑक्सीजन कंजम्पशन पर यूनिट बॉडी वेट। और ऑक्सीजन कंज्यूम आप क्यों कर रहे हो? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सको। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन पर बॉडी वेट को क्या कहते हैं? बीएमआर। अब ऑब्वियसली बात है, जब आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा, इसका मतलब ज्यादा बीएमआर हो जाएगी। तो कितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बीएमआर कहते हैं। और ये पर यूनिट बॉडी वेट होता है। इसलिए जो पतले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बीएमआर ज्यादा होता है। जिनका वेट ज्यादा होता है, जो जिनका जिनका साइज बहुत बड़ी होती है, वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, उनका बीएमआर कम हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी वेट के। तो थायरोक्सिन बीएमआर बढ़ा रहा है, इसका मतलब थायरोक्सिन जो है वो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। तो हीट लॉस से संबंधित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। इसलिए इसको कहते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन। ये आपने नोट भी किया होगा, जो लोग बहुत पतले होते हैं, मोटे नहीं हो पाते, उनका बॉडी टेम्परेचर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, वो गर्म रहते हैं। अब देखो बहुत रेयरली होता है कि बहुत मोटा आदमी जो होता है वो गर्म, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 से समथिंग ऊपर होगा, नहीं। जो बहुत पतले लोग होते हैं ना, कितना भी खा लें और मोटे नहीं होते, वो उनका बॉडी नॉर्मली गर्म रहती है, क्योंकि वो हीट लॉस ज्यादा कर रहे हैं। हीट लॉस में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? थायरोक्सिन। यानी वो कौन सा हार्मोन हुआ? कैलोरीजेनिक हार्मोन हुआ। तो इसका मतलब हीट प्रोडक्शन से संबंधित है, एटीपी प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मेटाबॉलिज्म तीनों को प्रमोट करेगा। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बनाएगा या तोड़ेगा? तो प्रोटियोलिसिस करेगा, लिपोलाइसिस करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन को प्रमोट करेगा। फ्रॉग में याद रखना है, एम्फीबियंस के अंदर ये काम क्या करता है? थायरोक्सिन मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस करता है ताकि वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो सके। लिखो फटाफट। फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन में पहला, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल physical, mental and sexual growth in children. Responsible for the overall physical, mental and sexual growth in children. चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, थायरोक्सिन इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ
growth hormone and epinephrine. Thyroxine increases the effect of growth hormone and epinephrine. नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे. हाइपरसिक्रेशन का मतलब है फिर बीएमआर ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा. हाँ, थायरॉक्सिन की जरूरत है. थायरॉक्सिन के कारण ग्रोथ हार्मोन और बेहतर काम करेगा. मतलब अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका ग्रोथ हार्मोन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. फिर क्या था? हाँ, थायरॉक्सिन increases the BMR. हाँ, नहीं होता है, जरूरी है. हाँ, तो फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, वो तो एपीफिजियल प्लेट, वो हड्डियों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, बट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म तो चाहिए. हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रॉब्लम होती है, फिर हाइपर, ये फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेंडली, तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है. तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. वेट गेन सबसे कॉमन. थायराइड का प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होता है? या तो वेट लॉस होता है सडन, या वेट गेन होता है सडन. दूसरा, पहले कहते थे डॉक्टर्स, मतलब इन द इनिशियल टाइम्स जब लैंडलाइंस में थायराइड की ऐसी बीमारी होती थी, मिक्स एडिमा एक बीमारी होती है जो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से होती है. तो मिक्स एडिमा वाज अ डिजीज विच कुड बी डायग्नोस्ड ऑन द फोन बाय द डॉक्टर. क्योंकि आदमी फोन करता था, थकान बहुत जल्दी हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी थक जाता हूँ. तो डॉक्टर सीधा बोलता था, भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि बीएमआर तेरा बड़ा नहीं है, तेरा घटा हुआ है, क्योंकि थकान जल्दी हो रही है, ठंड जल्दी लग जाती है, हर सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है. तो ये किसके सिम्टम है? मिक्स एडिमा के. लिथार्जिक का मतलब क्या होता है? थकान जल्दी हो जाना, तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, शरीर में ऊर्जा नहीं है. तो ये सब सिम्टम्स है. मतलब वो मनोवैज्ञानिक अलग है, मतलब वो एक इनर्शिया अलग चीज होती है. पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं, उठना नहीं चाहते, वो अलग चीज है. चाहना और सरदा ना होना दोनों अलग चीजें. इनर्शिया, बॉडी टेंड्स टू स्टे, वो तो लॉ है इनर्शिया का. अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, या तो पीछे से जो दो दबा के पड़े तब उठते हैं हम. यहां पर टी की बात क्यों कर रहे हो आप? एक तो वहां कहां, मुझे आप समझ नहीं आती. वहां वो कहां जाकर, किधर? थायराइड ग्लैंड में कहां गई टी लिम्फोसाइट? थाइमस अलग है, वो थाइमस, ये थायराइड, वो अलग. पैरेलल लाइंस नो, शुड नॉट इंटरसेक्ट. क्या लिखा रहा था मैं? हाँ, इंक्रीज इन बीएमआर. बीएमआर क्या होता है लिख लेंगे. बीएमआर डिफाइंड एज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट बॉडी वेट. कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट बॉडी वेट. हाँ, पर यूनिट बॉडी वेट भाई. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थायराइड. मतलब बी, ये लिख लेंगे बीएमआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट.
बिल्कुल यही मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट, थायरॉक्सिन इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय सेल्स। Thyroxine increases oxygen consumption by cells. Oxygen consumption by cells, and hence cells produce more ATP. Cells produce more ATP. More ATP will lead to more heat loss. अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब एक कभी मतलब उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन ओलंपियाड में कि मतलब एक केस स्टडी दे रखी थी कि हम एक न्यूरॉन की एक्टिविटी को स्टडी कर रहे थे। न्यूरॉन की एक्टिविटी को स्टडी करने में थायरॉक्सिन का इनपुट दिया गया। तो अगर मैं थायरॉक्सिन का इनपुट देता हूं न्यूरॉन की एक्टिविटी में, तो न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स का प्रोपगेशन है वो बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा, नो इफेक्ट, या घट जाएगा? सब बढ़ेगा। थायरॉक्सिन क्या कर रहा है? एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप को काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। जहां कहीं भी एटीपी चाहिए काम करने के लिए, वो सारे इफेक्ट को ये क्या करता है? बढ़ाता है। तो थायरॉक्सिन का ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हार्ट बीट को क्या करेगा? ये बढ़ाने का काम करेगा। तो मोर एटीपी लीड्स टू मोर हीट लॉस, ब्रैकेट में लिख लेंगे, हेंस कॉल्ड कैलोरीजेनिक हार्मोन। मोर एटीपी प्रोडक्शन विल लीड टू मोर हीट लॉस, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक हार्मोन। कैलोरीजेनिक हार्मोन। फिर नेक्स्ट, इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। increases heartbeat and blood pressure. Next, stimulates RBC production. Next point, maintains electrolyte balance. Maintains electrolyte balance. Comma, promotes proteolysis and lipolysis. Promotes proteolysis and lipolysis. और एक नोट लिख लेंगे, in amphibians, thyroxine is responsible for metamorphosis of larva. Responsible for metamorphosis of tadpole larva into adult frog. Is responsible for metamorphosis of tadpole larva into adult frog. हाँ,
अब हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में अगर हो, बच्चों में अगर थायराइड की कमी या थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो उनमें होती है क्रेटिनिज्म। आप सोचो, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं, ड्वार्फिज्म में केवल फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, मेंटल ग्रोथ नहीं रुकती। क्रेटिनिज्म जो है उसमें फिजिकल भी ग्रोथ रुक जाएगी और मेंटल ग्रोथ, मतलब कहते हैं ना गूंगे बहरे होते हैं, मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मिक्स एडिमा को गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं, GULL। लिथार्जी, थकान। GU है, गर्ल्स कहते हैं इसको। गॉइटर का भी सिम्टम्स है, गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से सिर्फ, ये आयोडीन भी ले लो लेकिन थायराइड ग्लोबुलिन काम ही नहीं कर रहा। इंसान के ही हैं ये, किसके हैं? नहीं तो आपको ये, आपको कहां लग रहे हैं ये? वो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। वेट गेन होता है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फीमेल। ठीक है ना, इडीमा की स्पेलिंग ओ से लिखो, ई से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही है, इडीमा इडीमा ही है। इसमें एक नोट लिख लेंगे। थकान होती है, लिथार्जी की एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे भी नहीं मालूम। थकावट, मतलब थकान प्लस कमजोरी को लिथार्जी कहते हैं। नहीं, क्रेटिनिज्म कहते हैं जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। कॉन्शियसनेस, चेतन हमारे को लास्ट। पृथ्वी जी, समटाइम्स यू आर वेरी फनी। ठीक है, एक नोट लिखेंगे, इन फीमेल्स हाइपोथायरॉयडिज्म causes, in females hypothyroidism
causes irregularity in menstrual cycle. Causes irregularity in menstrual cycle. एक हैशिमोटोस थायराइडिटिस होती है, ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हमारी एंटीबॉडीज हमारे ही थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देती है। तो एक मतलब इसमें एक ऐड कर देंगे, एक तो पहले सिंपल गॉइटर, और हैशिमोटोस थायराइडिस में लिख लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच antibodies destroy the thyroid gland. Antibody destroy the thyroid gland. ठीक है, फिर हाइपर सिक्रीशन वाला हम कल अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब छोटे छोटे बाकी हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बाकी है, थाइमस बाकी है, गोनैड्स बाकी हैं, मतलब छोटे मोटे हैं। और वो आपने डाइजेशन में हार्मोन्स पढ़ लिए थे क्या सारे? गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, लिख लेंगे यहाँ पे। चलो कंप्लीट करेंगे कल हुआ।